हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मैया सम्मान योजना के तहत 4,20,000 महिलाओं के बैंक खाते में भेजी गई अप्रैल महीने की राशि। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के अंतर्गत रांची जिला में लाभुक को दूसरे चरण में भी अप्रैल महीने की समान राशि का भुगतान कर दिया गया है। दूसरे चरण में कुल 79,553 लाभुक के बैंक खाते में 2,500 रुपये की समान राशि का भुगतान किया गया है। सभी लाभुक के बीच आधार वेस्ट बैंक खाते में 9,88,82,500 की राशि का भुगतान किया गया है। इससे पहले 4 जून 2025 को जिला में प्रथम चरण में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के कुल 3,40,063 लाभुक के खाते में 85,01,57,500 की राशि का आधार बेस्ड भुगतान किया गया था। दोनों चरणों में अब तक 4,19,616 लाभुक के मध्य 104,90,40,000 की राशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दी गई है। रांची में 24 जून को भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में 24 जून से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इस दौरान मौसम विभाग ने वज्रपात की भी आशंका जताई है। वहीं राज्य के 10 जिलों में 22 और 23 जून को भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। रविवार और सोमवार को जिन जिलों में बारिश होने की संभावना जताई गई है उसमें गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, देवघर, जामताड़ा, दुमका, पाकुड़, गोड्डा और साहेबगंज शामिल है। इसके अलावा अन्य जिलों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 24 जून से 26 जून तक राजधानी रांची सहित कई जिलों में वज्रपात के साथ भारी बारिश हो सकती है। इसे लेकर विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। बुधवार को रांची, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा और गुमला में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि गुरुवार को और शुक्रवार को रांची, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सिमडेगा में बादल गरजने के साथ बारिश होगी। भारी बारिश से हुई क्षति का आकलन करने में जुटी सरकार। सीएम हेमंत सोरेन ने उपायुक्तों को जल्द रिपोर्ट भेजने का दिया निर्देश। मानसून की पहली बारिश राज्य में कहर बनकर आई है। भारी बारिश के कारण जहां खेतों में लगे फसल बुरी तरह प्रभावित हुई है, वहीं दूसरी ओर जान माल पर भी काफ़ी असर पड़ा है। राज्य सरकार के आंकड़ों के मुताबिक अब तक कुल 6 लोगों की जान चली गई है। राजधानी रांची सहित राज्य के विभिन्न शहरों में जल जमाव की स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को झारखंड मंत्रालय में आपदा विभाग की बैठक की, जिसमें स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी और राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी के अलावे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के उपायुक्त शामिल हुए। इस दौरान जिलों के उपायुक्त के साथ बैठक करते हुए सीएम ने राज्य में हो रही भारी बारिश को देखते हुए अधिकारियों को पूर्ण रूप से अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के उपायुक्तों से कहा कि शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल जमाव की समस्या से आम जनमानस को निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोकल अथॉरिटीज के साथ समन्वय स्थापित कर जल जमाव की स्थिति को जल्द से जल्द खत्म करने का प्रयास करे और जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़क, पुल, पुलिया, घर, फसल इत्यादि को हुए नुकसान का आकलन कर राज्य सरकार को तत्काल रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि प्रभावित लोगों को राहत और मुआवजा देने में किसी तरह का कोई विलम्ब नहीं हो। जिलों में स्थापित कंट्रोल रूम को पूर्ण रूप से सक्रिय रखने का निर्देश देते हुए सीएम ने अत्यधिक बारिश को देखते हुए वाटरफॉल, बराज इत्यादि पर्यटन स्थल में किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचने के लिए एनडीआरएफ की टीम के साथ साथ स्थानीय लोगों का भी सहयोग ले और वाटरफॉल में आवश्यकता के अनुरूप सुरक्षा कर्मी भी तैनात करें। गोड्डा को मिलेगा 10वां प्रखंड। मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने सरकार को भेजा प्रस्ताव। गोड्डा जिले में नया प्रखंड बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मेहरमा प्रखंड के अंतर्गत आने वाला बलबड्डा क्षेत्र को अलग कर नया प्रखंड सह अंचल बनाए जाने की दिशा में जिला प्रशासन ने प्रस्ताव तैयार कर राज्य सरकार को भेज दिया है। यह प्रस्ताव झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को भेजा गया है। मेहरमा विधायक सह मंत्री दीपिका पांडे सिंह की अनुशंसा पर उपायुक्त ने यह प्रस्ताव भेजा है। बलबड्डा को अलग प्रखंड बनाए जाने की मांग लंबे समय से क्षेत्र में उठ रही थी। एससीबी का कहर, नहीं मिल रहे रिटेल शॉप पर हर ब्रांड के शराब।
झारखंड में शराब के कारोबार पर एसीबी का कहर साफ दिखने लगा है। दुकानों से अच्छे और प्रचलित ब्रांड के शराब गायब हो गए हैं। चलताऊ और उन ब्रांडों के ही शराब की बोतलें मिल रही है जिसे झारखंड में बहुत लाइक नहीं किया जाता है। वहीं शराब दुकानों पर प्रिंट रेट से अधिक पर शराब बेचे जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। इसको लेकर राज्य में अक्सर शराब की दुकानों पर ग्राहक और खुदरा शराब दुकान के प्रतिनिधियों के बीच मारपीट की भी घटनाएं हो रही है। इतना ही नहीं, शराब घोटाले में पूर्व उत्पाद सचिव विनय कुमार चौबे, पूर्व उत्पाद सचिव गजेंद्र सिंह और अमित प्रकाश सहित आधा दर्जन से अधिक कर्मी व शराब कारोबारी में जेल जा चुके हैं। वैसे अब राज्य सरकार ने अमिताभ कौशल को उत्पाद विभाग का नया सचिव और रविशंकर शुक्ला को उत्पाद आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी है। उम्मीद की जा रही कि राज्य के शराब कारोबार में कुछ न कुछ बदलाव अवश्य दिखेगा। पूछने पर विभागीय मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने भी स्वीकार किया कि खुदरा दुकानों पर हर ब्रांड के शराब नहीं मिल रहे। उन्होंने इसके पीछे कई कारण गिनाए। उन्होंने बताया कि उत्पाद आयुक्त रहे विजय कुमार सिन्हा लंबी ट्रेनिंग पर चले गए थे। निवर्तमान उत्पाद सचिव मनोज कुमार फाइल पर साइन नहीं कर रहे थे। इस कारण उत्पाद विभाग का वायलेट रिचार्ज नहीं हो पा रहा था। इससे हर ब्रांड के शराब की आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो गई है। जमशेदपुर में मैया समान योजना के लाभुक से फोन और व्हाट्सएप के माध्यम से मांगी जा रही गोपनीय जानकारी। पूर्वी सिंहभूम जिला प्रशासन को जानकारी प्राप्त हुई कि कुछ अज्ञात व्यक्ति रांची डीसी कार्यालय का नाम लेकर झारखंड मुख्यमंत्री मैया समान योजना के लाभुक एवं पदाधिकारियों से कॉल के माध्यम से लाभुक की सूची एवं अन्य जानकारी की मांग कर रहे हैं। इस क्रम में कॉल करने वाला व्यक्ति उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम का प्रोफाइल फोटो लगाकर व्हाट्सएप पर भी जानकारी साझा करने को लेकर दबाव बना रहा। जिला प्रशासन इस प्रकार की गतिविधियों को साइबर ठगी का प्रयास मानते हुए आम नागरिकों से अपील करता है कि वे ऐसे किसी भी कॉल या संदेश के झांसे में न आएं एवं किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत या योजना संबंधी जानकारी अज्ञात व्यक्ति से साझा न करें। जमशेदपुर के डीसी कर्नल सत्यार्थी ने स्पष्ट किया कि जिला प्रशासन या किसी भी सरकारी कार्यालय द्वारा इस प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी टेलीफोन अथवा व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं मांगी जाती है। यह एक सुनियोजित साइबर फ्रॉड प्रतीत हो रहा, जिसकी सूचना साइबर सेल को दी जा चुकी है। ऐसे में जिला प्रशासन नागरिकों से अपील करता है कि वे जागरूक रहे, सतर्क रहे और किसी भी प्रकार की ठगी से स्वयं को सुरक्षित रखे। हजारीबाग में एसआईएसएफ जवान की गोली लगने से मौत। बानादाग साइडिंग पर हुआ हादसा। हजारीबाग जिले के कटकमदाग थाना क्षेत्र अंतर्गत बानादाग साइडिंग में शनिवार सुबह दर्दनाक हादसा हुआ। हादसे में एसआईएसएफ स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स के जवान मिथिलेश यादव की गोली लगने से मौत हो गई। जवान झारखंड के गढ़वा जिले का रहने वाला था। मिली जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 5 बजे यूनिट 7 एसआईएसएफ कैंप में हुई। एसआईएसएफ के पुलिस उपाधीक्षक साजिद ने हादसे में जवान के मौत की पुष्टि की है। पुलिस उपाधीक्षक ने कहा कि हादसे के समय जवान मिथिलेश यादव ड्यूटी पर तैनात थे। पुलिस उपाधीक्षक साजिद ने कहा कि उन्हें जवानों द्वारा बताया गया कि ड्यूटी पर तैनात जवान अचानक फिसल कर गिरने लगे। इस दौरान उनकी राइफल से गोली चल गई, जिससे मिथिलेश यादव की मौके पर मौत हो गई। मृतक जवान मिथिलेश यादव के बड़े भाई अमरेश कुमार यादव जानकारी मिलने के बाद घटनास्थल पर पहुंचे, जो खुद भी एसआईएसएफ में रहे हैं और वर्तमान में बड़का गांव में पदस्थापित है। उन्होंने बताया कि पहले उन्हें यह सूचना मिली कि बारिश के कारण फिसलने से मिथिलेश गिर गए और उसी दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई। मामले को लेकर कैंप के कमांडेंट और मिथिलेश यादव के भाई ने यह स्पष्ट किया कि यह एक हादसा था और गोली गलती से चल गई। हादसे के बाद कटकमदाग पुलिस और एसआईएसएफ अधिकारी की टीम मामले की जांच में जुटी। जवान का शव पोस्टमार्टम के लिए शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया, जहां सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। बेटी की शादी के लिए पिता ने दिया था विज्ञापन, साइबर ठगों ने खातों से उड़ाए 33,000 रुपये। देवघर में बेटी की शादी के लिए ऑनलाइन विज्ञापन देना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। ठगों ने झांसा देकर उसके बैंक खाते से करीब 33,495 रुपये की ठगी कर ली। मामला सामने आने के बाद पीड़िता ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मिली जानकारी के अनुसार देवघर नगर थाना क्षेत्र के
रहने वाले एक व्यक्ति जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव का काम करते हैं ने अपनी बेटी की शादी के लिए मैरिज एजेंसी पर विज्ञापन दिया था। इसके कुछ दिन बाद अज्ञात व्यक्ति ने कॉल कर खुद को केंद्र सरकार का अधिकारी बताया और बातचीत शुरू की। धीरे धीरे दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ी। इसी दौरान आरोपी ने पीड़ित से उसकी बेटी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज मंगवाए और यह कहकर झांसा दिया कि वह उसकी बेटी को अच्छे पद पर नौकरी दिलवा देगा क्योंकि लड़की बीटेक की पढ़ाई कर चुकी है। कुछ दिन बाद पीड़िता के खाते से 33,495 रुपये की निकासी हो गई। तब जाकर उसे ठगी का एहसास हुआ। इसके बाद वह शिकायत लेकर साइबर थाना पहुंचा और SBI बैंक में फ्रॉड ट्रांजैक्शन की जानकारी भी दी। गुप्त बॉक्स में छिपाकर ले जाई जा रही थी शराब, हादसे में खुला राज। 1008 बोतलें जब्त, चालक गिरफ्तार। गिरिडीह जिले के देवरी थाना क्षेत्र के नवादा गांव के समीप शनिवार को एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे के बाद वाहन की जांच के क्रम में उसमें बने गुप्त लकड़ी के बॉक्स में पुलिस ने 1008 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की है। बरामद शराब को जब्त कर पुलिस ने वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में शनिवार को आयोजित प्रेस वार्ता में खोरी महुआ SDPO राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी कि एक पिकअप वाहन शराब लेकर बिहार की ओर जा रहा है। सूचना के सत्यापन हेतु देवरी पुलिस नवादा गांव पहुंची, जहां पाया गया कि दुर्घटनाग्रस्त पिकअप वाहन के डाले में लकड़ी के पलाई से गुप्त बॉक्स बनाकर शराब छिपाई गई थी। पुलिस ने मौके से रॉयल चैलेंज ब्रांड की 375 मिलीमीटर वाली 40 पेटियां और रॉयल स्टेज ब्रांड की 375 मिलीमीटर वाली 2 पेटियां कुल 1008 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की गई। बरामदगी की इरफान अंसारी ने बंधु तिर्की को दी चुनौती, कहा हर हाल में रिम्स 2 बनेगा। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने शनिवार को रिम्स 2 के निर्माण को लेकर अपनी पार्टी और प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की को गंभीर चुनौती दी है। उन्होंने स्पष्ट और दृढ़ संदेश दिया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का सपना है, मैं पूरा कर रहा हूं। रिम्स 2 स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम होगा और यह हर हाल में बनेगा। मालूम हो कि इरफान अंसारी के बयान से पहले बंधु तिर्की ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर रिम्स 2 के लिए नगड़ी मौजा में खेतिहार जमीन के अधिग्रहण का कड़ा और तीखा विरोध किया था। डॉक्टर इरफान अंसारी ने रिम्स अस्पताल पर बढ़ते भार और राज्य के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के उद्देश्य से रिम्स 2 की आवश्यकता को रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष की ओर से फैलाया जा रहा भ्रम और राजनीतिक विरोध सिर्फ जनता को गुमराह करने की साजिश है। डॉक्टर इरफान अंसारी ने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि जो लोग रिम्स 2 का विरोध कर रहे हैं वे बाबूलाल मरांडी पाठशाला के छात्र हैं और उनकी सोच शुरू से ही झारखंड विरोधी रहा। ऐसे लोगों से जनहित की कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। मंत्री ने स्पष्ट किया कि रिम्स 2 का निर्माण किसी भी खेती की जमीन पर नहीं बल्कि सरकारी जमीन पर किया जाएगा, जिससे किसानों और कृषि भूमि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हजारीबाग में तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आए 2 पुलिस जवान, 1 की मौत। हजारीबाग में सड़क हादसे में 1 जवान की मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात की है, जब कोरा थाना में पदस्थापित 2 पुलिस जवान एक तेज रफ्तार वाहन की चपेट में आ गए। इस हादसे में 1 जवान की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। हादसे में जान गंवाने वाले जवान का नाम नंदलाल ठाकुर बताया जा रहा, जो हजारीबाग जिला बल में कार्यरत थे। वहीं दूसरे घायल जवान गणेश सिंह को पहले आरोग्य अस्पताल में प्राथमिक इलाज के लिए भर्ती कराया गया, लेकिन स्थिति गंभीर होने के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर कर दिया गया। पुलिस विभाग में इस दुखद घटना से शोक की लहर है। नंदलाल ठाकुर के पार्थिव शरीर को पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस लाइन में शोक सभा का आयोजन किया जाएगा। कोडरमा घाटी में 80 लाख के सोना की लूट का पुलिस ने किया खुलासा, 5 आरोपी गिरफ्तार। कोडरमा के घाटी में 15 जून को हुई 80 लाख रुपए के सोने की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कोडरमा पुलिस ने इस मामले में अब तक 5 आरोपी को गिरफ्तार किया है और उनके पास से लगभग 70 लाख रुपए मूल्य का लूटा गया सोना बरामद कर लिया है। साथ ही पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई 1 कार और 2 अन्य गाड़ी भी जब्त कर ली है। पूरे मामले की जानकारी कोडरमा SP ने शुक्रवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।
एसपी ने बताया कि यह लूट छपरा के सोने के जेवर कारोबारी दीपक गुप्ता के साथ तब हुई जब वह कोलकाता से सोने की बिस्किट लेकर छपरा लौट रहे थे। रास्ते में कोडरमा घाटी में उनकी कार अचानक खराब हो गई थी। उसी दौरान पकड़े गए 5 में से 2 अपराधी दीपक गुप्ता के पास मदद करने के बहाने पहुंचे, लेकिन जब उन्हें यह आभास हुआ कि कारोबारी के पास भारी मात्रा में सोना है तो उन्होंने अपने बाकी साथियों को बुला लिया और मिलकर लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारी शुरू। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र का समय अब नज़दीक आ चुका है। इस वित्तीय वर्ष में 27 जुलाई से सत्र शुरू होने की संभावना जताई जा रही। यह सत्र 27 जुलाई तक चल सकता है। इस दौरान कुल 5 कार्य दिवस होंगे। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दे लाए जाएंगे। यह सत्र बेहद खास होगा क्योंकि प्रथम अनुपूरक बजट से पता चलेगा कि राज्य सरकार किस सेक्टर पर विशेष फोकस करने जा रही। इस दौरान आदिवासी हितों की रक्षा, खनन और पर्यावरण, साइबर अपराध के निवारण से जुड़े विषयों पर विधेयक लाए जा सकते हैं। प्रक्रिया के तहत संसदीय कार्य मंत्री सत्र से जुड़ा प्रस्ताव मुख्यमंत्री को भेजते हैं। सब कुछ ठीक रहने पर मुख्यमंत्री के पहल पर प्रस्ताव को कैबिनेट में लाकर पारित कराया जाता है, फिर राज्यपाल की सहमति के लिए भेज दिया जाता है। हेमंत सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला मानसून सत्र होगा। सत्र को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ने तैयारी कर ली है। विपक्ष के पास कई मुद्दे हैं जिस पर वो सरकार को सदन में घेरने का काम करेगी। वहीं सरकार भी विपक्ष की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। वो विपक्ष के एक एक सवाल का जवाब देने को तैयार है। भाषा विवाद पर आंदोलन जारी। सीएम से मिलकर भाषा संघर्ष समिति ने मैथिली को जिला स्तर पर शामिल करने की मांग। भाषा आहर्ता को लेकर जारी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। मैथिली, भोजपुरी, अंगिका, मुंडारी सहित कुछ अन्य भाषा को जिला स्तर पर क्षेत्रीय भाषा में शामिल नहीं किए जाने से नाराज भाषा प्रेमी अब एकजुट होकर सरकार पर दबाव बनाने में लगे हैं। ऐसे ही भाषा प्रेमियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलकर राज्य में द्वितीय राज्य भाषा में शामिल सभी भाषाओं को जिला स्तर पर मान्यता देने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद और मैथिली भाषा संघर्ष समिति के संयोजक अमरनाथ झा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और मंत्री दीपिका पांडे सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए शिष्टमंडल ने मैथिली को जिला स्तर पर मान्यता देने की मांग की। झारखंड मंत्रालय में हुई मुलाकात के दौरान शिष्टमंडल ने ज्ञापन सौंपते मुख्यमंत्री से भाषा को लेकर हुई विसंगति को दूर करने का आग्रह किया। बता दें कि मैथिली को लेकर राज्य में लगातार विभिन्न सामाजिक संगठनों के द्वारा मांग की जा रही। इससे पहले 2023 में राज्यपाल को विज्ञापन सौंपकर भाषा संघर्ष समिति ने मैथिली को जिला स्तर पर मान्यता देकर इससे सम्मान देने की मांग की थी। मैथिली भाषा संघर्ष समिति के संयोजक अमरनाथ झा कहते हैं कि राज्य में मान्यता प्राप्त 17 भाषा हैं, 12 को ही नियोजन नीति में स्थान दिया गया है। जो भाषाएं नियोजन नीति में छूट गई है उसी को शामिल कराने का आग्रह मुख्यमंत्री के से किया गया है। जामताड़ा में पुलिस ने 3 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार, जब्त किए कई सामान। जामताड़ा में जंगल झाड़ी में छिपकर साइबर अपराध को अंजाम दे रहे 3 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना के आधार पर थाना प्रभारी मनोज कुमार महतो के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने नारायणपुर थाना अंतर्गत ग्राम बगरूडी स्थित क्रेशर के पीछे जंगल झाड़ के पास साइबर अपराधियों के विरुद्ध छापेमारी किया। साइबर अपराध करते हुए 3 साइबर अपराधियों को फर्जी मोबाइल, सिम, एटीएम कार्ड, पासबुक, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड के साथ पकड़ा गया। इस संबंध में इनके विरुद्ध जामताड़ा साइबर अपराध थाना में कांड दर्ज किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा। गिरफ्तार किए गए तीनों साइबर अपराधी के पास से पुलिस ने 7 मोबाइल फोन, 13 फर्जी सिम कार्ड, 13 एटीएम कार्ड, 1 पासबुक, 1 पैन कार्ड और 1 वोटर आईडी कार्ड बरामद किया है। हेमंत सरकार पर जमकर बरसे रघुवर दास, भ्रष्टाचार का लगाया आरोप। कहा शराब, कोयला, बालू और जमीन सिंडिकेट चला रहे सरकार। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उनका कहना है कि वर्तमान में इस राज्य में सीओ ऑफिस से लेकर सीएमओ तक भ्रष्टाचार व्याप्त है। सीएमओ में प्रधान सचिव रहे विनय चौबे आज होटवास जेल में है। ऐसा कोई विभाग नहीं जहां घोटाले नहीं हो रहे हैं। पेयजल विभाग हो या शराब या कोई अन्य विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार है।
उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास ने यहां तक कह दिया कि यह सरकार हेमंत सोरेन नहीं बल्कि कोयला सिंडिकेट, बालू सिंडिकेट, शराब सिंडिकेट और जमीन सिंडिकेट मिलकर चला रहे हैं। झारखंड के जल, जंगल और जमीन का कण कण सिंडिकेट के हाथ में है। रघुवर दास ने कहा कि जब जब झामुमो कांग्रेस की सरकार आई है, घोटाले सामने आने लगे हैं। भाजपा के शासनकाल में चाहे 2000 में बाबूलाल मरांडी की सरकार रही हो या उसके बाद अर्जुन मुंडा की सरकार रही हो, कहीं कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। जबकि इस झामुमो कांग्रेस शासन में पहले भी मुख्यमंत्री, मंत्री, अधिकारी जेल जा चुके हैं। वर्तमान में भी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम कमीशन खोरी के आरोप में जेल में है। धनबाद में जमीन विवाद में बड़े भाई ने छोटे की कर दी हत्या, पुलिस ने बरामद किया हथियार। धनबाद के निरसा के MPL ओबीसी क्षेत्र के गांगपुर गांव में शनिवार को दो सगे भाइयों के बीच जमीन और दुकान के विवाद ने खूनी रूप ले लिया। विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई की लोहे की रॉड से हमला कर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। इधर घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई है। घटना शनिवार सुबह की है। जानकारी के अनुसार मृतक प्रशांत मांझी अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसका बड़ा भाई हरमन मांझी वहां पहुंचा। पहले दोनों के बीच तीखी बहस हुई, जो जल्दी ही हिंसा में तब्दील हो गई। गुस्से में आकर हरमन के पास में रखी लोहे की साबल उठाई और प्रशांत के सिर पर जोरदार वार कर दिया। मौके पर ही प्रशांत की मौत हो गई। परिजन ने बताया कि दोनों भाइयों के बीच काफ़ी समय से जमीन और दुकान को लेकर विवाद हुआ था। मृतक की पत्नी पूजा मांझी ने बताया कि कई बार घर में झगड़े होते थे और उन्हें किराए के मकान में शिफ्ट होना पड़ा था। उन्होंने कहा, डर था कि कुछ अनहोनी हो सकती है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि भाई ही जान ले लेगा। जयराम महतो और बोकारो SP के बीच गोपनीय बातचीत का खुलासा, विधायक ने पुलिस पर लगाया बड़ा आरोप। डुमरी विधायक जयराम महतो ने अपने और बोकारो SP के बीच गोपनीय बातचीत का खुलासा किया है। यह गोपनीय बातचीत बोकारो घटना को लेकर थी, जिसमें विधायक जयराम महतो गोलीबारी के बाद मौके पर पहुंचे थे। जयराम महतो शनिवार को JLKM के कार्यक्रम में भाग लेने पलामू पहुंचे थे। शनिवार को विधायक जयराम महतो ने पलामू परिसदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बोकारो SP से भी बातचीत की जानकारी मीडिया से साझा की। जयराम महतो ने कहा कि बोकारो घटना के बाद उन्होंने तत्कालीन SP से मुलाकात की थी। SP का तब्दला हो गया है, इसलिए सारी बातें मीडिया में रख रहा हूं। उस दौरान SP ने कहा था कि हमें सरकार का पक्ष रखना पड़ता है, लेकिन ईमानदारी से कहूं तो बड़ा बाबू को वहां जाना चाहिए था, इतना तो डरपोक नहीं होना चाहिए था। SP ने हमसे ये बातें कही थी क्योंकि SP हमारे ही उम्र के हैं, सिर्फ 2 साल बड़े हैं। जयराम महतो ने कहा कि उस दौरान कई बातें कही गई। SP ने उस समय कहा था कि मीडिया में कही गई बातों को दिल पर ना ले, क्योंकि हम लोगों की बाध्यता होती है। हालांकि मीडिया में उन्होंने कुछ और कहा था। जयराम महतो ने मीडिया से कई बिंदुओं पर बात की। उन्होंने कहा कि बोकारो क्षेत्र में खनन की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। पुलिस इंस्पेक्टर बैलगाड़ी की तरह बालू और कोयला की गाड़ी को हाँकते हैं। विधायक होने के नाते वे इसके खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन राज्य सरकार को इस मामले में कार्रवाई करने की ज़रूरत है। रांची सदर अस्पताल में मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत, कम कीमत में CT स्कैन और MRI जांच। रांची वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। राजधानी रांची के लोग कम कीमत पर CT स्कैन और MRI की सुविधा ले सकते हैं। इस बाबत जानकारी मिली कि सदर अस्पताल में अब मरीज निजी अस्पतालों और क्लिनिकों के डॉक्टरों की पर्ची पर भी CT स्कैन और MRI जांच करवा सकेंगे। इसके लिए उन्हें सिर्फ निजी डॉक्टरों द्वारा जांच के लिए जारी की गई पर्ची साथ लानी होगी। बताया गया कि पर्ची लाने के बाद मरीज को कोई मंजूरी नहीं लेनी होगी। वह सीधे काउंटर पर पहुंचकर अपनी प्रक्रिया पूरी करते हुए जांच करा सकेंगे। इस संबंध में कृष्णा डायग्नोस्टिक के साथ MOU किया गया। MOU की शर्तों के अनुसार कृष्णा डायग्नोस्टिक को CT स्कैन और MRI से जो भी मुनाफा होगा, उसका 15% हिस्सा सदर अस्पताल को मिलेगा। इधर सदर अस्पताल में CT स्कैन मशीन के इंस्टॉलेशन के बाद रोजाना मरीज अपनी जांच कराने के लिए पहुंच रहे हैं। यहां 128 स्लाइस वाली आधुनिक मशीन से मरीजों का CT स्कैन किया जा रहा। PPP मोड के तहत कृष्णा डायग्नोस्टिक मरीजों को यह सेवा दे रहा। हालांकि लगातार हो रही बारिश के कारण MRI मशीन से फिलहाल सेवा शुरू नहीं हो पा रही। मौसम साफ होने के बाद रेडियोलॉजिस्टिक MRI जांच भी शुरू कर देंगे। वहीं सदर अस्पताल के साथ हुए MOU के शर्तों के मुताबिक आयुष्मान मरीजों और सभी लाभार्थियों को CT स्कैन जांच मुफ्त में होगा।
जबकि आम मरीजों के लिए CGMH द्वारा तय सरकारी राशि के अनुसार शुल्क लिया जाएगा, जो बाजार दर से 1/4 कीमत है। पलामू में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली स्थगित, मेरिट और स्थानीयता को लेकर हुआ था विवाद। पलामू जिला में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की बहाली के विज्ञापन को स्थगित कर दिया गया है। सरकार के स्तर से यह फैसला लिया गया है। बता दें कि पलामू में कुछ दिनों पहले 585 फोर्थ ग्रेड के पद पर बहाली के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। इस जारी विज्ञापन को रद्द कर दिया गया है। झारखंड सरकार के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर की तरफ से बहाली को स्थगित करने के मामले की पुष्टि की गई है। 13 जून को जारी नोटिफिकेशन के अनुसार समाहरणालय में 132, जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 273, स्वास्थ्य विभाग में 151, जिला सहकारिता कार्यालय में 3 और वन प्रमंडल कार्यालय में 26 पदों पर बहाली होनी थी। विज्ञापन जारी होने के साथ ही विवाद शुरू हुआ। पूरे मामले में शुक्रवार को कुछ अभ्यर्थी ने कैबिनेट की बैठक के बाद CM हेमंत सोरेन को विज्ञापन दिया था और वित्त मंत्री को भी पूरे मामले की जानकारी दी थी। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी यह कहा था कि पूरा मामला उनके संज्ञान में है। पलामू में विज्ञापन जारी होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया था। पाली के लिए मैट्रिक के अंक को मेरिट बनाया गया था, वहीं स्थानीयता को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। इस बहाली को लेकर विज्ञापन जारी होने के साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के द्वारा बर्खास्त 251 अनुसेवक और युवक आंदोलन पर उतर गए थे। बर्खास्त अभ्यर्थियों ने वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर से भी मुलाकात की थी। वहीं युवकों के एक दल ने समाहरणालय का भी घेराव किया था। इसके विरोध में बर्खास्त अनुसेवकों ने चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा भी की थी। तमाड़ CHC में SDM का औचक निरीक्षण, 4 डॉक्टर सहित 5 कर्मी मिले ड्यूटी से गैर हाजिर, नोटिस जारी। रांची के तमाड़ स्थित CHC में SDM किस्टो कुमार बेसरा औचक निरीक्षण करने पहुंचे। यहां उन्होंने 4 डॉक्टर और 1 सहायक को ड्यूटी से गैर हाजिर पाया गया। इस पर एक्शन लेते हुए SDM ने सभी को कारण बताओ कर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। जानकारी के अनुसार रांची जिला के तमाड़ प्रखंड सभागार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर 1 दिवसीय तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण की अध्यक्षता अनुमंडल पदाधिकारी बुंडू शाह, सहायक निर्वाचक नामांकन पदाधिकारी किस्टो कुमार बेसरा ने की। कार्यक्रम में तमाड़ प्रखंड के BLO पर्यवेक्षक अमीन और आवास समन्वयक को नक्शा, मुख्य मानचित्र और स्थल सीमांकन की विस्तृत जानकारी दी गई। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद SDM किस्टो कुमार बेसरा ने तमाड़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान CHC में भारी अनियमितता पाई गई। 4 चिकित्सक एवं 1 प्रधान सहायक ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। SDM बेसरा ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए सभी अनुपस्थित कर्मियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ ने किया विरोध प्रदर्शन, जिला शिक्षा अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की रांची इकाई ने शनिवार को जिले भर की रसोइयों की विभिन्न मांगों को लेकर जिला शिक्षा अधीक्षक के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन संघ की जिला अध्यक्ष आशा देवी के नेतृत्व में सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि रसोइयों को मानदेय, स्थायित्व, उम्र सीमा, मध्याह्न भोजन की व्यवस्था और नीति कंपनी के साथ किए जा रहे समझौते से संबंधित कई मुद्दों को लेकर लंबे समय से अनदेखी की जा रही। सेवा में कार्यरत रसोइयों को उसी विद्यालय में कार्य पर रखने का आदेश जारी हो ताकि वे अपनी आजीविका बिना व्यवधान के चला सके। 60 वर्ष की सेवा आयु पूरी करने वाले रसोइयों को सेवानिवृत्ति माना जाए और उन्हें पेंशन या किसी योजना से जोड़ा जाए। सभी रसोइयों को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और उन्हें न्यूनतम वेतनमान के अनुरूप वेतन भुगतान किया जाए। देवघर एम्स के इमरजेंसी वार्ड की हुई शुरुआत, सांसद निशिकांत दुबे ने कहा जल्द ही दिल्ली एम्स की करेंगे बराबरी। योग दिवस के मौके पर झारखंड के देवघर स्थित एम्स में 30 बेड वाले इमरजेंसी के साथ 20 वेंटिलेटर की शुरुआत की है। इस मौके पर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे और एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वर्षनीय में मौजूद रहे। उद्घाटन के बाद सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि देवघर एम्स आने वाले कुछ वर्षों में देश का सबसे बेहतर एम्स के रूप में देखा जाएगा। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि 30 बेड के इमरजेंसी ब्लॉक की शुरुआत होते ही अन्य सारी व्यवस्थाओं को भी कुछ दिनों में दुरुस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने एम्स प्रबंधन के द्वारा की गई व्यवस्थाओं की प्रशंसा की।
सांसद ने कहा कि शायद पहली बार किसी एम्स के इमरजेंसी ब्लॉक में येलो, ग्रीन और रेड वार्ड बनाए गए हैं, जिससे मरीज को उनकी बीमारी के हिसाब से अलग अलग श्रेणी में रखा जा सके। निशिकांत दुबे ने कहा कि एम्स के निदेशक सौरभ वर्षनीय वर्तमान में पटना एम्स के भी निदेशक हैं। इससे पहले वह ऋषिकेश एम्स के निदेशक रह चुके हैं, इसलिए उनके पास अत्यधिक अनुभव है। सांसद ने कहा उन्हें उम्मीद है कि निदेशक के इस अनुभव का लाभ देवघर एम्स को जरूर मिलेगा। वहीं उन्होंने बताया कि एम्स के निदेशक के प्रयास से देवघर का एम्स दिन प्रतिदिन प्रगति कर रहा और आने वाले कुछ वर्षों में दिल्ली एम्स की तुलना में देवघर का एम्स अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लोगों के बीच होगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।